प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले 85 खरब खसारे का बजट पेश, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया गया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की तजवीज़, अशिया महंगी, बेरोजगारी, गुर्बत में मजीद इजाफे के खदशात पैदा, बिजनेस कम्युनिटी ने टैक्स को ताजिर दुश्मनी से तशबीह दे दी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एयरपोर्ट्स आउटसोर्स, अहम इदारों की निजकारी की तैयारियां, आयरन स्क्रैप पर टैक्स छूट दे दी गई। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने हुकूमत को बजट मामले पर रगड़ दिया। बजट पास होने के बाद गरीब आवाम को कौन सी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बजट इजलास, नवाज शरीफ बिलावल ऐवान से गायब, पीपल्स पार्टी की बराए नाम शिरकत, ऑपोजिशन ने शोर शराबे से ऐवान सर पर उठा लिया, बजट मुल्क दुश्मन करार, पीपल्स पार्टी ने बजट में अपनी तजावीज मंजूर न होने का एतराफ कर लिया। इसके अलावा बात करेंगे बजट के बाद काबीना में तौसी का फैसला, शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को शमूलियत की दावत दे दी, सदर जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात में क्या फैसले हुए, पीपल्स पार्टी को कौन कौन सी वजारतें मिलेंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बजट पे डिस्कशन के लिए सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम मांडवीवाला साहब। सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाइन ड्रॉप है। क्लास साहब, बजट को अगर हम डिस्कस करें, बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है। वैसे मुझे बाय द वे, मैं इससे पहले कि हम डिस्कशन फॉर्मली स्टार्ट करें, मुझे अपनी ज़िंदगी का तो कोई पाकिस्तान की तारीख का बजट याद नहीं है जिस पे ह्यू एंड क्राई ना हुआ हो। एंड मैं चाह रही थी कि मैं उसको किसी इस एंगल से देखूं कि व्हाट इज़ सो ड्रास्टिकली रॉन्ग। तो कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग सी स्टेट है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस बजट को किस तरह देख रहे हैं? क्रिटिसिज्म तो हमेशा होता है। ये जो इंग्लिश का लफ्ज़ है ना टैक्स, इसका कभी लोग माना देखें ना, मतलब देखेंगे, ये TAX, इसका मतलब क्या है इंग्लिश का? इस टैक्स का मतलब ही ये तंग होना, किसी को तंग करना या खुद होना। सो जो टैक्सेस लगते हैं डेफिनेटली तौर पर किसी को अपनी जेब से पैसा जाते हुए अच्छा नहीं लगता कि आपकी जेब से ऑलरेडी पैसे निकल रहे हैं और निकाल लिए जाएँ। तो अगर लोग तो ये समझते हैं मेरी मेहनत का पैसा है, मेरे उसका पसीने का पैसा है, मैंने सुबह से शाम तक काम किया है, और कोई बंदा आता है हुकूमत का, मुझे कहते हैं आपने 100 रुपये कमाए हैं तो इसमें से 35 रुपये मुझे दे, मैं क्यों दूँ? ये इंसानी मिजाज बता रहा हूँ कि इंसान समझते मैं क्यों दूँ, मैं अपनी कमाई कर रहा हूँ, मैं इनके घर से तो नहीं लेकर आया। अब रियासत के डिफरेंट मामला हैं। आप अगर रियासत को नहीं देते 35 रुपये, जो टैक्सेस बढ़ाए भी गए हैं बहुत सारे, उसमें महंगाई भी आई है, तो फिर आपका एक मतलब है एक लाफ, एक आपकी सोसाइटी नहीं चल सकती, आपका मुल्क नहीं चल सकता। आपने सड़कें बनानी है, हॉस्पिटल बनाने, स्कूल बनाने, बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलनी है, सिक्योरिटी मिलनी है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, देन इट विल बी फ्री फॉर ऑल। रियासत आपको एक उस मुआशरे में रखने के लिए आपसे पैसे लेती है, आपसे टैक्स लेती है, जो लाइफ आप एक तरह का उनके ख्याल में एक आप पीसफुल आप लाइफ गुजार रहे हैं। ये तो एक साइड है कि टैक्सेस देने कितने ज़रूरी, हम ये नहीं कह सकते कि टैक्स हम नहीं देंगे। हाँ, इस पे बात हो सकती है ज़्यादा टैक्सेस हैं या किस तबके पे ज़्यादा लगने चाहिए, किस पे कम लगने चाहिए। ये जो आज जो मतलब चीज़ नज़र आ रही है, जो मेरा ख्याल है ज़्यादा लोग ये बात करेंगे। एज कम्पेयर टू इनकम जो टैक्सेस हैं उनका तवाज़ुन कैसा है? इनकम का वही मैं बता रहा हूँ ना कि उन्होंने तो स्लैब जो बदले हैं, जो आपका तनख्वाहदार वो तबका जैसे हमारे जैसे लोग हैं। अब हम तो कोई खुदा ना खासा 2 नंबरी भी नहीं कर सकते कि हमारी तनख्वाह एक डॉक्यूमेंटेड तनख्वाह आती है, बैंक में आती है, और हमने उठा के अपने इसको FBR को सारे अपना जो डाटा है, इनकम है, हमने शो करनी होती है। लिहाजा टैक्स वाले जो हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पे वो आते हैं, जोर डालने की ज़रूरत है, मोस्टली बिजनेसमैनों पे आता है कि बिजनेसमैन जो है रजिस्टर नहीं होना चाहते, वो आपको पैसे नहीं देना चाहते, वो उसके पास FBR के पास वहाँ पे उनको अपना डाटा नहीं देना चाहते। इसमें बड़ी भी बाजी में बहुत कुछ इस पर ये कंपेन होती जा रही, अगेन कंपेन होती रही हैं कि ये जो बिज़नेस क्लास है इन पे इल्ज़ाम लगता है ये टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स वो चोरी करते हैं। वो कहते हैं हम टैक्स देना चाहते हैं, हुकूमती मशीनरी जो है ये हमें मजबूर कर देते हैं कि हम जो है ना टैक्स को आगे चोरी करें या इवेट करें। सो देयर आर मैसिव इस पर डिबेट्स। अब जो इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो मैं आज समझाऊँ, मेरे को 50 दफ़ा तो उन्होंने टैक्स का लफ्ज़ यूज़ किया होगा कोई उनके मुंह से, मैंने तो कोई ऐसी कोई खैर की खबर जो है मैं तो नहीं सुनी उनके मुंह से। और मतलब हर बात पे टैक्स किया, फलां पे लगाया, फलां पे लगाया, फलां पे लगाया, मतलब एक लंबी लिस्ट। जो मज़े की चीज़ थी उसमें इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि 2 चीज़ों में वो जब टैक्स लगा रहे थे उसको उन्होंने नहीं छेड़ा, बल्कि उन्होंने कहा जनाब कि हमने इन पर टैक्स जो लगाया हुआ तो उसकी भी एग्जम्पशन कर रहे हैं। मसलन वो था, उन्होंने स्क्रैप और आयरन की बात की कि स्क्रैप और आयरन जो है ना हम छूट दे रहे हैं इसको सेक्टर को। मतलब बाकी तो आपने किसी
किसी को नहीं छोड़ा। अब स्क्रैप और आयरन जब आता है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, लोगों को फाउंड्री याद आ जाती है, लोगों को बड़े बड़े हमारे हुक्मरान याद आ जाते हैं। बल्कि मैं उनको सुन रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब को, वो कह रहे थे कि उस पर चैनल पे, तो उन्होंने एग्जैक्ट यही बात की। जब मैंने भी सुना तो मेरे भी थोड़ा सा मैं अलर्ट हुआ मैं कि ये जो यहाँ स्क्रैप और आयरन को ये जो रियायत दी जा रही है, इसके पीछे कौन हो सकता है कि ये जो इतना बड़ा हमारे साथ मौजूद है सलीम मेरा ख्याल उनसे पूछना, बाद में बात कर इसी पॉइंट पे क्लास साहब आपके साथ दोबारा भी डिस्कशन करेंगे। सलीम मानवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम मानवीवाला साहब। अच्छा सलीम मानवीवाला साहब, जाहिर है बजट पे ही बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज का दिन आपके लिए यकीन मसरूफ रहा होगा। ये बताइए, आप वजीर खजाना रहे हैं, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे बजट्स देख चुके होंगे। ये जो बजट अभी आया है, इसके ऊपर जितनी तनकीद हो रही है, जिस तरह की बातचीत हो रही है, आप इससे कितने मुत्तफिक हैं या कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, एक तो ये है कि ये जिस बजट जिन हालात में आया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हालात हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट इस किस्म के मेजर्स नहीं लेना चाहती जिससे आवाम को तकलीफ हो। तो ये तो गिवन फैक्ट है। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी भी ऐसा बजट नहीं लाना चाहती जिससे आवाम को तकलीफ हो, इन्फ्लेशन बढ़े और लोग और प्रॉब्लम्स फेस करें। मगर बाज़ वक्त आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आप जो नुकसान आपका या जो डेफिसिट आ रहा है उसको कवर करने के लिए, तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास इतने ऑप्शंस भी नहीं है कि वो कोई और मेजर लें जिससे कोई बेहतरी आ सके। तो इस वक्त जिस तरीके का बजट उन्होंने प्रेजेंट किया है, मेरा ख्याल इस वक्त उनके पास ये बेस्ट ऑप्शन था। सलीम मानवीवाला साहब, बहुत जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, टैक्सेस भरपूर है, और गवर्नमेंट के ऊपर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अगर मईशत को लेकर उनके पास कोई रोड मैप नहीं है या इनकम बढ़ाने का कोई और जरिया नहीं है और टैक्सेस द ओनली ऑप्शन कि अवाम को मजीद आप प्रेशराइज कर दें, जो आपने अभी गिवन सर्कमस्टांसेस आप कह रहे हैं कि दे आर ऑलरेडी डिफिकल्ट, तो ये आम बंदे के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, गवर्नमेंट के लिए तो बाद में डिफिकल्ट होंगे। उसको रिलीफ देने के लिए कोई रोड मैप था ही नहीं सिरे से। देखें, इमीडिएटली इस बजट में तो मुझे कोई रिलीफ आम आदमी के लिए नज़र नहीं आ रहा, मगर ऑब्वियसली बजट के बाद कोई गवर्नमेंट सोच सकती है चीज़ें जिससे आवाम आदमी को कोई रिलीफ दे सकते हैं एट दिस स्टेज। बट एट दिस स्टेज मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इज इन पोजीशन टू गिव रिलीफ टू एनीवन। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आपने जैसे कि वो खुद भी फाइनेंस कमेटी के आप चेयरमैन हैं, पहले मुबारक हो, आप दोबारा ये कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं। आपकी मैं कमेटी को 2013-14 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा लर्निंग मेरी ये थोड़ी मोड़ी जो हुई है, तो आपकी कमेटीज़ में बैठने में सेनेटर्स और दीगर हुकूमत के जो लोग आते हैं वहाँ से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर साहब मैं आपको इनवाइट भी करूंगा कि कल से हमारी कमेटी शुरू हो रही है, तो आप जरूर आए। कल है आपकी कमेटी का इजलास सर? जी, हमारी अब थ्रू आउट चलेगी जब तक बजट सेनेट से खत्म नहीं हो जाए। दैट्स ए गुड न्यूज़ सर, आई विल बी कमिंग। वहाँ पे बहुत कुछ हमें जानने का मौका मिलेगा सर। अच्छा सर, आपने भी कहा कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं थे, कोई यहाँ पे चीज़ें नहीं थी, तो अभी आज उनकी जो आज हमने तकरीर सुनी है इनके औरंगजेब साहब की, मुसलसल एक ही लफ्ज़ उनके मुँह से रहा है, टैक्स 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 एंड टैक्स। इसके अलावा मैंने तो कोई बात उनके मुंह से नहीं सुनी कि कोई और उन्होंने किसी को रिलीफ की जैसे आपने बात की है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारी मिडिल क्लास जो है वो उसकी परचेजिंग पावर कम हुई है, गरीब पहले से गरीब तर हुआ है सर। चलो अमीर तो जैसे तैसे वो भुगत ही रहा है। तो जब इतने सारे टैक्सेस ये लगा लेंगे, मान लिया कि इन्होंने 1000-12,000 अरब टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, तो पाकिस्तानी इकानमी में इतनी गुंजाइश है कि 10-12,000 अरब इनको टैक्स इकट्ठा करके दे, ग्रोथ भी करे, बेरोजगारी भी ना हो, लोगों के घर भी चलें। अब समझते नहीं है कि ये हुकूमत पैसे तो इकट्ठे कर लेगी तो ये पूरा मुआशरा, लोग जो हैं ये नीचे जा गिरेंगे सर, फर्दर इसमें गुर्बत बढ़ेगी। ऑलरेडी मेरा ख्याल है यहाँ 12 करोड़ 13 करोड़ वो कहते हैं गुर्बत का एक हमारा ऑलरेडी बेंच मार्क है सर। यासर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और इकॉनमी जो हमारी जिस हाल में है उसमें इतना टैक्स कलेक्शन, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स की बात कर रहे हैं ना, वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ टैक्स देते ही नहीं, वो उनकी बात नहीं कर रहे जो ऑलरेडी हमारे टैक्स पेयर हैं। और हमें भी जो ब्रीफिंग उन्होंने दी, उन्होंने यही दी कि जी आपकी इकोनॉमी जो है वो बजाय टैक्स इकोनॉमी के बजाय कैश इकोनॉमी की तरफ जा रही। तो हमारे यहाँ
टैक्स पेयर जो एक दफा भी टैक्स दे देता है वो भी नॉन फाइलर बन जाता है। और एक अजीब सी कैटेगरी पाकिस्तान में डेवलप हो गई है जो कि नॉन फाइलर है, वो नॉन फाइलर फाइलर से ज्यादा है। तो ये कहीं दुनिया में नहीं है, आइदर यू आर अ टैक्स पेयर और यू आर अ नॉट टैक्स पेयर। पाकिस्तान में ये एक नई कैटेगरी है विच इज कॉल्ड नॉन फाइलर। अरे सर, तो ये जिस मुल्क में 12 करोड़ गरीब लोग हों जो वो कहते हैं $1-2 के पारी साहब के दिन से गुजारा कर रहे हों, वहाँ पे हर बंदे को कैसे फाइलर बनाया जा सकता है? मैं पढ़ रहा था ये वाली बात कि हर बंदे को फाइलर, बंदों को नहीं बनाना, हर बंदों को नहीं बनाना। उसमें कैटेगरी है, उसमें कैटेगरी है। आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी हो, आप ट्रैवल करते हो, आपके पास बैंक अकाउंट हो, तो ये उसका क्राइटेरिया है। ये सर आजकल तो हर किसी का बैंक अकाउंट है। बेनजीर भुट्टो आपने इनकम सपोर्ट से लेना है, जो कि गरीब तरीन लोग हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, उनका भी अगर बैंक अकाउंट ना हो तो उनको भी नहीं मिलते। विल दे बी ब्रॉट आल्सो इन द टैक्स डेट के जनाब आपने जो 10,000 बेनजीर भुट्टो फंड का लिया है उस पर टैक्स दें? क्लासा साहब, नॉट एट ऑल। मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताए हैं सर। मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताए हैं कि आदमी ट्रैवल करता हो, आदमी की मतलब देयर हैज टू बी अ प्रोफाइल। जिसका प्रोफाइल है और उसको टैक्स पेयर होना चाहिए वो इस मुल्क में नहीं है। और आप ये देख लेना कि 2.4 मिलियन लोग जो टैक्स एक दफा पे कर चुके हैं वो अब नहीं करते, वो नॉन फाइलर बन गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास 2.4 और 1.3 ऑलरेडी 3 मिलियन से ऊपर आपके पास टैक्स, नियरली 3 मिलियन टैक्स पेयर है जी। मगर उसमें से 2.4 मिलियन टैक्स ही नहीं देता। तो वो जो फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहा है वो उन लोगों की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा जो अंडर प्रिविलेज्ड है या जो गरीब आदमी है या जो BISP पे है, उनकी वो बात नहीं कर रहा है। अच्छा सर, ये जो यहाँ पे हमने देखा है कि आज उन्होंने जो टैक्स की एग्जम्पशन थी सेल्स टैक्स की, वो भी उन्होंने ख़त्म किए। बताया जा रहा है शायद 18% पे चला जाएगा। इसमें तो सारे रगड़े जाएंगे। इसमें तो जो बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम में पैसे ले रहा है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। दवाइयों के पैसे हैं, नहीं, उस पर नहीं है जी। ये जो सेल टैक्स हैं, जो एग्जम्पशंस थी सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को और लोगों को, ये उसको अफेक्ट करेगा। उनको तो इनपुट मिल जाती है। देखें, जहाँ सेल टैक्स इनपुट कहाँ नहीं मिलती, जो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स देता है उसको सेल टैक्स की इनपुट मिल जाती है। और अगर उसमें भी लगाया है तो वो उनको जब इनपुट मिल जाती है तो वो इक्वलाइज हो जाता है। तो ये बेसिकली काफ़ी सारी एग्जेम्पशंस थी जिसपे IMF को भी ऑब्जेक्शन था और गवर्नमेंट भी इसको नॉर्मलाइज करना चाहती। अच्छा सर, दूसरा हमने देखा है कि 52% ऑफ द बजट है टोटल, वो पैसा सूद में जाना है सर। मतलब 100 रुपये में से 52 रुपये बताया जा रहा है वो आपका मार्कअप हमने पे करने। तो गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या सर? इसमें 2200 बिलियन आर्मी का साफ ज़रा बजट है, वो बड़ा ज़रूरी है। फिर पेंशन हम देख रहे हैं 1000 अरब, जिसमें फ़ौज का भी है, 600-700 रुपया उनका भी है। तो इसी मद्दू में तो 70-80% तो इसी में पूरा हो गया सर। सूद में, डिफेंस बजट में, पेंशन में, PSDP का वो कहते हैं हमने 1000 अरब रखा, हालांकि वो 50% से ज़्यादा खर्च ही नहीं होता। और PSDP वह चीज़ है जो कि जाके कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट करती है, गरीब को गुर्बत, बेरोजगारी, कुछ जॉब्स वगैरह लोगों को वहाँ से मिलते हैं। जी। तो ये तो 70-80% तो बजट यही 3 मद्दे में खर्च हो गया सर, सूद में, डिफेंस में। बिल्कुल ऐसे। तो पीछे बचता क्या है सर? कुछ भी नहीं बचता। 1.8 ट्रिलियन हम इस साल फिर बोरो करेंगे। बजट डेफिसिट में है, सरप्लस में नहीं। तो सर ये सूद का चक्कर कैसे फिर? मतलब हमने अगर ये 52% मतलब 4000 अरब हम सूद देंगे सर, और 8000-9000 का बजट है पूरा। रिक्वायर्स मेजर रीस्ट्रक्चरिंग। और ये जब तक कोई सीरियसली इस पे काम नहीं करेगा, ये कभी भी हम इसको सर्विस नहीं कर पाएंगे। एवरी ईयर ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। सर एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों को इनकम जैसे है कि वो टैक्स वो ठीक है, आप जैसे बता रहे हैं, हम भी समझते हैं कि टैक्स के बगैर हुकूमतें नहीं चलती होती। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज़ाना बिजली का यूनिट अब तो डेली बढ़ता है सर, 2 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपया, 1.25 रुपया, ये तो रोज़ाना बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे गैस की प्राइसेस बढ़ रही है, पेट्रोल की 15 दिनों में तो हम बढ़ते हैं। तो लोग कहाँ से कमाएंगे, खाएंगे, अपना भी घर चलाएंगे, बच्चे भी पढ़ाएंगे और हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स भी देंगे सर, और ये सूद वगैरह सारे खर्चे भी मीट करेंगे सर। सर ये तो बड़ा सीरियस चैलेंज है क्लास साहब। यही तो हम भी कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये जो क्लास जो अफेक्ट होती है ना, उसको किसी तरीके से हम रिलीफ पहुंचाएं। भले रिच क्लास टैक्स हो रही है, भले उनकी एग्जम्पशंस विड्रॉ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है,
मगर ये जो लोअर क्लास है और जो डेली जो आप जिसको कहते हैं जो डेली वेजेस हैं या जो डेली काम करने पे, उनके लिए देयर हैज टू बी सम रिलीफ। सर इसको देखते हैं क्योंकि यूजुअली कहा जाता है बजट जो होता है ग्रोथ ओरिएंटेड होता है या इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होता है। मुझे तो इसमें कहीं ना ग्रोथ नज़र आई है तो ना इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव नज़र आ रहे हैं। दोनों चीज़ें जिसकी वजह से आपका मुआशरा जो है इनकम जो है बढ़ती है, कि लोगों के पास पैसा आना शुरू होता है, जॉब्स क्रिएशन होती है। ना ग्रोथ के लिए कुछ है इसमें तो ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई FDI का हमें कोई पोर्शन नज़र आ रहा है सर, जो जहाँ से डॉलर आ सकते हैं, पैसे आ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल 3.5% ग्रोथ उन्होंने दिखाई है, बट बड़ा चैलेंज है 3.5। नहीं वो तो एग्रीकल्चर की वजह से आई है ना सर, वो तो ज़राअत बचा गई है इनको, वो तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ बूस्ट आया है। हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल वो सेक्टर जो है वो तो नेगेटिव में गया है, जो कल इकोनॉमिक्स में आया है सर। नेगेटिव, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल सब नेगेटिव। और साथ में उन्होंने एक्सपोर्ट पे वो बता रहे हैं कि वो भी अपने टैक्स रिटर्न देंगे, कोई ऑलरेडी 90 अरब दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं 1.5 अरब तक हम इनको लेकर जाएंगे। तो जो एक्सपोर्ट आप समझते हैं इससे कोई अफेक्ट होगी या? वो देखें एक्सपोर्टर से उनको बात करनी पड़ेगी, ये एक उनका इरादा है। तो मैंने उनको यही कहा था कि एक्सपोर्टर से आप बात करें कि इसको किस तरीके से। एक्सपोर्टर ये कहता है हमसे टैक्स ले लेते हैं, मैं वापस नहीं करते, टैक्स रिफंड्स नहीं होते। तो अगर ये करना है तो फिर कैसे होगा? अच्छा, अभी आज उन्होंने सिपैक का जिक्र किया, उन्होंने ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। आपको लगता है कि दोबारा वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट शुरू होगी, पैसा आना शुरू होगा, या वो जो IMF एतराज़ करते हैं कि आप चाइना से महंगे कर्जे लेके पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, फिर उसका सूद देते रहते हैं, और उसी वजह से मेरा ख्याल पहले हम देते थे 2000 अरब देते थे, फिर ये उस सिपैक के बाद साहब ज़रा लोन्स पे सूद बढ़ के अब 4000 अरब तक चला गया। सो आप समझते हैं ये चाइनीज़ लोन आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो ये हम किस साइड पे जाएंगे? मज़ीद लोन बढ़ेंगे, सूद बढ़ेगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है इस वक्त चाइनीज़ जो आना चाह रहे हैं या आएंगे? वो टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाइनीज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनेगा, तो उसमें इतना लोन्स का इशू मेरी नज़र में नहीं है। वो क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया हमारी नीड्स के लिए, तो वो हमें लोन लेने पड़े। पावर प्लांट्स लगाए हमारी नीड के लिए, तो हमें लोन लेने पड़े। मगर सीपैक रिलेटेड जो है ना, वो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे के हैं, तो वो कोई उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा सर, आपको लगता है कि अब ये जो बजट है इतना टाइट है, जैसे हमने कहा कि उन्होंने पैसा इकट्ठा करने पे जोर लगाया, जहाँ एग्जेप्शन थी ख़त्म करो, टैक्स करो, नॉन फाइलर को लेकर आओ और उसकी स्लैब्स बढ़ाओ। अब IMF इस पे राज़ी हो जाएगा कि हाँ जो हम चाहते थे कि बेल्ट टाइट करें, आपने टाइट की है, चाहे अनपॉपुलर हो, हुकूमत जो भी हो, वटेवर, तो अगला फिर वो ये प्लान जो है इससे लोन लेना है जो IMF से, वो मिल जाएगा? इसके बाद वो IMF राज़ी होगा ये जो स्टेप्स लिए गए हैं? जी, इसमें काफ़ी स्टेप्स हैं टुवर्ड द लोन जो रिक्वायर्ड थे लेने के, ताकि आगे प्रोसीड करें। अच्छा, बाद लोग समझते हैं कि सारा बजट जो है, जैसे यूजुअली इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ये IMF के लोगों ने बैठकर बनाया और इनको बना के हैंड ओवर किया गया कि जाएं तकरीर पढ़ दें आप। IMF रिफ्लेक्टेड है? नहीं, ऐसे नहीं होता क्लास साहब, मगर वो ऑब्वियसली अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं जो उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है बजट के अंदर। वो खुद बैठ के तो कोई हमारा बजट नहीं बनाते, बजट तो हम खुद ही बनाते हैं। मतलब गाइडलाइंस तो देते हैं ना सर, ऑब्वियसली उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बजट में ऐड होती हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं सर। ये आपकी पार्टी के बारे में सुनने में आ रहा है कि बड़ा दबाव है आप लोगों पे, पीपल्स पार्टी पे, कि आप भी कैबिनेट में हैं, ताकि मतलब हम अकेले क्यों यहाँ पे इतनी तनकीद लें, हम इतनी बैशिंग फेस करें, पीपल्स पार्टी भी है, साथ बैठे और मिलकर हम थोड़ा सा इनका सामना करें। तो कोई है वो कोई इस तरह की मूव पीपल्स पार्टी के कैबिनेट ज्वाइन करने की? जी है, तो मगर पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड किया है कि अभी हम नहीं करना चाहते ज्वाइन कैबिनेट को, तो बस यही पोजीशन है। सुनने में आ रहा है कि बिलावल इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि हमें कैबिनेट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन पार्टी के अंदर साफ ज़ाहिर हर एक का दिल तो करता होगा, पार्टी के अंदर दबाव है, बट बिलावल इज रेजिस्टिंग कि हमें नहीं लेनी चाहिए। इज इट ट्रू सर? जी नहीं, बिलावल भी, चेयरमैन बिलावल भी और प्रेसिडेंट साहब भी, दोनों की नहीं। अच्छा सर, लास्टली हम सिंध के हवाले से देख रहे हैं कि पिछले दिनों बिलावल साहब ने एक बैठ के मीटिंग चेयर की, तो नज़र आया विजिबली तौर पर वो सिंध के मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, मुराद अली शाह साहब से खुश नहीं थे, शर्जील मेमन साहब से खुश नहीं थे। तो कुछ सिंध में कुछ लग रहा है आपको कि इतना उन्होंने ओपनली वोकली कैमरे पे बातें की हैं कि वहाँ पे कुछ चेंजेस को एक्सपेक्टेड हैं? बिलावल साहब को लगता है कि शायद हमारी पार्टी 15 साल से पावर में है, कुछ बड़ा नहीं कर पा रही वहाँ पे सिंध में? ठीक है, वहाँ सर, वहाँ तो इश्यूज हैं, चल रहे हैं, वो कुछ चेंजेस होती रहती हैं, कुछ डिस्कशंस होती रहती हैं,
होपफुली चीजें इम्प्रूव होंगी इंशाल्लाह, मुझे नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। सलीम मांडवाला साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बजट के कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। क्लासेस आपके साथ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, सलीम मांडवाला साहब की बात तो आपने सुनी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस बजट पे कोई भी बात ज़्यादा कर ही नहीं सक रहा और जो सबकी बातों से एक तासुर मिल रहा है, मैंने पूरा दिन देखा, स्पेशली हुकूमती और इत्तेहादी साइड है, वो इन सो मेनी वर्ड्स ये कह रहे हैं कि बजट पेश कर दिया, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसका क्रेडिट दें इस तरह के हालात में। अभी ये मत देखें कि इसका कॉन्टेंट क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े लोग हैं, मतलब शब्बर जैदी साहब थे, एक दो और थे, मेरा कल शायद उन्होंने भी बात की है। ये होगा जुबैर साहब जो थे, साबिक गवर्नर हैं, उनका ख्याल है कि ये शायद बजट वापस हो जाए, मतलब इसमें बहुत सारी वापस भी ना हुआ तो मैसिव इसमें चेंजेस होंगी, क्योंकि जिस तरह का ये पेश किया गया और हमने देखा है, माजी में भी आते रहे हैं और बंदा तंग होता है जैसे मैंने कहा, लेकिन इस कोई आपको दो तीन चीज़ें नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से उम्मीद नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी होती है कि ग्रोथ मीन्स कि आपका जो सेक्टर है, प्रोडक्टिव आपके सेक्टर हैं या ओवरऑल आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रो करती है। ग्रो का मतलब होता है इनकम बढ़ती है, रोज़गार निकलते हैं, नए नए बिजनेसेस जहाँ शुरू होते हैं, नई कंपनियाँ आती हैं, वो आपको कहीं पे नज़र नहीं आता। ग्रोथ का लफ्ज़ मैंने तो कहीं पे नहीं सुना, जो अभी उन्होंने बताई है तकरीबन 3.5 बताई है। अब इसमें मेन जो हुई है वो एग्रीकल्चर की हुई है, जिसको सारे लोग पीछे पड़े रहते हैं, इसको टैक्स करो, क्योंकि एक ही सेक्टर है जो ग्रो करते हैं। अब उसमें पता क्या डिमांड शुरू हो गई है। वैसे इनके हमारे अर्बन जो हमारे बाबू बैठे होते हैं, इनको भी दाद देनी चाहिए। इनकी इकॉनमी की समझ जो है ना, पता नहीं मुझे समझ नहीं, शायद मैं नालायक नह लूँगा। इनका एक ही बस चलता है कि 70% जो एग्रीकल्चर जो है, जो लोगों को एंगेज किया हुआ है, जिसने लोग रहते हैं देहातों में, मजदूरी करें, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं और आपकी चीज़ें खरीद के आपको भी टैक्स दे रहे हैं। मतलब कौन सी चीज़ का टैक्स देहाती नहीं दे रहा, कौन सा एग्रीकल्चर वाला नहीं दे रहा। मैं किसी टीवी पे डिबेट सुन रहा था, आप मुझे बताएं, आप उनसे खाद लेते हैं, खाद पे जीएसटी नहीं ले रहे, आप पेट्रोल डीजल वो लेते हैं, उस पे जीएसटी नहीं दे रहे, वो बीज लेता है आपसे, वो ट्रैवल करता है, वो ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है, ट्रैक्टर पे फिर आपने जीएसटी बढ़ा दी है। आपको एक सेक्टर लगता है, अच्छा ये कहते हैं वो तो टैक्स ही नहीं दे रहा। भाई मेरे कौन सा टैक्स वो नहीं दे रहा? वो बिजली का बिल नहीं देता, गैस के बिल नहीं देता अगर गैस वहां पे यूज करता है, या बाकी जितनी भी वो जाके मार्केट से कोई भी चीज लेता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दूध नहीं लेता या पत्ती नहीं लेता, चाय लेता, वो सबके ऊपर टैक्स है। वो कोई चीज लेता है, मुझे बताएं कि जो शहर के लोग टैक्स दे रहे हैं वही दे रहे हैं। नहीं जी, एक यहाँ पे एक हमारे बापूज का एक फेवरेट सा जुमला है, हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी में एक रात भी गाँव में नहीं गुजारी, एक रात भी नहीं गुजारी, कि वहां के लाइफ तो देख लें जाके। बारिशें आ जाते, तूफान आ जाए, अभी बारिशें तूफान, किसी ने कोई आपका जिक्र किया है मीडिया में, आपने उनको कोई इंश्योरेंस कवर दिया, आपने कंपनसेशन की, गंदम को देख लें, तबाही फेर दी, बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं आप लोगों ने बैठ के स्कैंडल किया, जिसकी मतलब बात ही खत्म हो गई, किसी ने जिक्र ही नहीं किया। 2-3 दिन हवा चली, खत्म हो गई। आपने 4,000 रुपए का रेट देकर उसको 2500-2,000 रुपए में लूट के ले लिया, आपने उसकी आधी से ज्यादा उसकी इनकम जो है, जो देहातों में जाने थे, शहर के लोग अभी भी कमा लेते हैं। हम लोग जो बैठे हैं, कोई तनख्वाह है, कोई मजदूरी है, कोई काम शाम हम जहाँ ढूंढ लेते हैं, कोई बिजनेसेस हैं। देहाती आदमी के पास तो कोई बिजनेस नहीं है ना, उसके पास तो बच बचा के ये बच जाता है, उसकी जमीन है जिस पे उसने, अच्छा जमीन भी अल्लाह के उस पे रहमो करम पे है कि फसल अच्छी होगी तो ठीक है, अच्छा फिर मौसम है, बारिश आ गई, यालाबारी आ गई, गर्मी ज़्यादा आ गई, या मतलब और कोई आपको मसले पैदा हो गए, कोई खुश्क साली होगी, आप तो नहीं सपोर्ट करते उनको, वो सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं। और जो लेबर है, जो मार्केट में वहाँ लेबर बैठी हुई है, उसको एंगेज उसने किया है, अपना खाना पीना भी अरेंज कर रहा है। 70% मजदूर हैं, उनको भी एंगेज किया है। अगर उन लोगों को मजदूरी वहाँ पर ना मिले, वो सारे के सारे आपके शहरों में आ जाएंगे, जो ऑलरेडी आपके शहर फट रहे हैं, ऑलरेडी आपके यहाँ प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। सो आपका जो कल्चर बन गया है ना कि एग्रीकल्चर को कुछ नहीं किया। भाई आपने कौन सा कोई एक टैक्स बताएं जो एग्रीकल्चर, वो कहते हैं इनकम टैक्स नहीं दे रहा, या बड़े बड़े वो कहते हैं बिजनेसमैन हैं, या उसमें एग्रीकल्चरलिस्ट हैं जिनके पास हजारों एकड़ की वो है, तो उनके लिए कोई सेपरेट बना लें। उन्होंने भी तो आगे लोग रखे हुए हैं ना जो जमीनें वो पास कर रहे हैं। मसला ये है ना कि देखिए, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आपको अलग तरह से केटर करना होता है, उनके लिए अलग तरह का रोड मैप देना होता है। एक जनरलाइज बजट जब बनता है, और ये हर दफा की कॉमन मिस्टेक है कि इसमें, अब जिस तरह सलीम मांडवाला साहब कह रहे थे कि टैक्स नेट में सबको शामिल करना है, तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। जब हम गोशवारे देखते हैं इन्हीं शख्सियात के, तो हमें कहीं पे टैक्स मैच होता हुआ नजर आ रहा होता है। नाम लेना शुरू कर दूं ना, लोग नाराज हो, इन्हीं के निकाले हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं जी। एक बहुत बड़े यहाँ पे दानिश्वर, एक मतलब यहाँ पे वो थे वजीर थे, बड़े बड़े लोग गुजरे, उनका टैक्स रिटर्न देखा 11,000 रुपए, 10,000 रुपए। डार साहब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके मुझे याद है 8 लाख 10 लाख
इनकम देखें इनकी 8-10 लाख तो आजकल आम सा एक आपका एवरेज किस्म की, जिसकी अगर 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह है वो पैसे दे रहा है। आपने सारा बर्डन डाल दिया इन पे ये मिडिल क्लास पे। और दूसरा जो अच्छा एक और चीज, बिजनेस कम्युनिटी जो है और ताजिर जो हैं वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बिल्कुल ऐसी बात है कि हम बिजनेस बंद करें और चले नाराज हो जाएंगे। एक चीज मैंने और देखी, आप भी जाते होंगे, आप कभी जाए ना, यहाँ पे टैक्स हम दे रहे हैं, आम आदमी टैक्स दे रहा है, कलेक्शन नहीं हो रही, कैसे? ये अब ऐसा ऐसा हमने रोलर डालने शुरू हुआ है कि अब जो इन्होंने काम किया है ना, कि एक अच्छा काम किया पिछले साल, जो मेरा ख्याल है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे टैक्स की बचत हो रही है। आपने कैश पेमेंट करनी है, कार्ड पे करनी है, 5% आपको कार्ड पे, अगर कार्ड पे पेमेंट करें फौरन तो 5% टैक्स है, कैश पे करें तो आपको 15 या 16% है मेरा ख्याल है। आपके बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, मैं खुद कहाँ पे गया हूँ, मैंने 2-3 दफ़ा कहा वहाँ पे, वो आपको हाथ से लिखा हुआ बिल दे देंगे, कंप्यूटराइज दे देंगे कि, और उसमें टैक्स भी काट लेंगे, लेकिन वो पेमेंट कैश में ले रहे हो तो कहते हैं हमारे पास है नहीं। मैं बहुत सारे यहाँ पे आपको वो बता सकता हूँ, ये जो हैं आपके ये पेट्रोल वाले आप पेट्रोल पंप्स हैं, ये कैश लेते हैं। ये वो एरियाज हैं जो आप और मुझे कैश वो ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट से वो ले रहे हैं। पहले यहाँ से प्लग करना तो शुरू करें। मैंने तो पैसे दे दिए हैं, आप तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका वो टैक्स कलेक्टर है और वो जो आपके दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो आपस में तय करके बैठे हुए हैं, जी ठीक है जी आप हमारे साथ के मुक लें, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। सो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपने टैक्स इकट्ठा करना है, हर जगह पे आपको मशीन शुरू करनी चाहिए पेमेंट के लिए, कार्ड के लिए। आप इसको ज़्यादा पॉपुलराइज करें, इस पर इंसेंटिव दें, इस पर उन ताजरों को भी दें और कंज्यूमर को भी दें। बहुत सारा टैक्स जो है वो वहाँ पर ज़ाय हो रहा है, मतलब सिर्फ बिजनेसमैन की जेब में जा रहा है, या वो आगे किसी कोई उनको टैक्स कलेक्टर के साथ मिलकर उसको वो कर रहा है, एम्बेजल कर रहे हैं। टैक्स बहुत ज्यादा तादाद में जा रहा है, लेकिन वेस्ट हो रहा है। आप और मैं ऑलरेडी दे रहे हैं, इसलिए इनको जरूरी करने की जो बात है, आप हर जगह पे मशीन के जरिए पेमेंट वाला सिस्टम बनाएं। यूरो में टैक्स की ये चोरी क्यों कम है या ना होने के बराबर है? वहां पे प्लास्टिक मनी का जो कंसेप्ट है, कार्ड्स के जरिए जो पेमेंट है, ऑनलाइन के जरिए जो चीजें आना शुरू, रिकॉर्ड होना शुरू है ना, आपकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई है ना। आप डॉक्यूमेंटेशन इस तरह भी कर सकते हैं, जो मेरा अच्छा स्टेप था इनका, कि जब इन्होंने कहा है ना कि नकद पे देना है आपने तो 5% है, उस पर कार्ड पे, और कैश देंगे तो आपका 15% है। कैश पे तो क्लास ऑफ सेल रिकॉर्ड ही नहीं होती ना। यही तो मैं रोना रो रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो यही बात है, मतलब मैंने दिन का 1 करोड़ पे कमा लिया है, रिकॉर्ड में भी नहीं है। 1 करोड़ पे अगर मुझे उस पे 10, 15, 20 लाख रुपए टैक्स देना है, कंपल्जन आप ये कह रहे हैं, ये कंपल्जन होनी चाहिए। कोई कैश में ट्रांजैक्शन ना हो, जो भी हो वो कार्ड। अगर कैश पे बहुत सारे आपके इनफॉर्मल सेक्टर हैं जहां पे होती भी है, बाज़ दफा आपने कैश पेमेंट्स करनी भी हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कैश पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मेन बिजनेसेस जो हैं शहरों में बैठे हुए हैं, जो दुकानदार बैठे हुए हैं, जो ताजर बैठा हुआ है, वो भी तो कोऑपरेट करें ना। इस मुल्क को कैसे चलाएं? मतलब आप ये देख लें, जिस मुल्क के 100 रुपए में से 52 रुपए आपका सूद में जा रहे हैं, बताएं वो मुल्क कैसे चले? और 2200 बिलियन रुपीज आपकी आर्मी का, आपका डिफेंस है, वो भी देना है साहब, डिफेंस हर मुल्क की जरूरत है। और फिर आपकी उसमें पेंशन है, मतलब 1000 अरब की पेंशन, जिसमें आर्मी को मेरा 500-600 बिलियन उनका, बाकी 400 अरब उनका सिविलियंस का है। तो आप मुझे बताएं, जिस मुल्क का सूद जो है, मतलब 8000-9000 का बजट है, 4500 आपका सूद है, बाकी आपकी उसमें आर्मी का है, फिर उसके बाद आपका वो जैसे मैंने कहा पेंशन बन जाता है, 70-80 रुपया तो ये बन जाता है। 20 रुपए में आपने पूरा मुल्क चलाना है। और ताजर कहते हैं हमें कुछ ना कहें, हमें पकड़े ना, हम अगर कैश पकड़े, हम अगर टैक्स नहीं दे रहे तो भाई साहब मुल्क तो नहीं चलेगा। जो पैसा बचा रहे हैं ये आपका दुश्मन बन जाएगा, मुल्क अगर नहीं चलेगा। सो असल जो फोकस करने की जरूरत है हमारे ताजर तबके को, सपोर्ट की, कोऑपरेशन। अच्छा उनसे पूछें, और होते हैं क्लासिफिकेशंस है ना क्लास साहब, उधर भी बिग शॉट्स हैं और उधर भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, जो कि बहुत मुश्किल से हार्डली अपने आप को मैनेज करे। अच्छा, एक जो इनका जो इन्होंने टारगेट रखा है टैक्स कलेक्शन का, वो किसी एंगल से रियलिस्टिक लगता है? इतना बड़ा रखेंगे तो कुछ ना कुछ इकट्ठा कर लेंगे ना। मतलब वो पहले से रियलिस्टिक रख लें तो फिर तो किसी ने देने नहीं है। मतलब मैं रख लूँ जी, मैंने 10 रुपये में टैक्स लेना है तो मुझे तो 2 रुपये किसी ने नहीं देने। मैं 100 रुपये कहूँगा तो अगले कहेंगे चलो यार 100 रुपये तो हम कोई और नहीं, 50-60 रुपये तो इकट्ठा। ये पाकिस्तानी कौम है, ये आपका क्या गलत सीधे हाथ से पैसे देती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सारे बैठे हुए हैं, अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे फिर लोन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हुकूमतों को। अब ये क्या करेंगे? वो जिसके 1.8 की जो बात हो रही है, 18,000 अरब की जो उसमें आ रही है, ये कहाँ से आएगा? अब हुकूमतों के पास क्या आसान तरीका, लोग खुश हो जाएंगे। उन्होंने बैंकों से लोन लेने, 3-3 महीने 6-6 महीने तनख्वाहें देनी है, बजट किसी को देने, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देनी है, वो लोन लेना शुरू कर दे। लोन पे कमर्शियल आजकल ये इन्होंने कल परसों इन्होंने वो किया है, काम किया, 20% इन्होंने मार्कअप किया है। तो बैंकों को तो मसला ही नहीं है कि बैंक आप उनके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, वो आपको 20% पे लोन देता है, उस पर सूद लेता है, वो उसको ह्यूज है। आप क्या करते हैं? पेट्रोल की कीमत बढ़ा के उधर से पैसा इकट्ठा करके सूद के पैसे आपकी जेब से निकाल रहे हैं। नो, इट्स अप टू यू कि आपने सीधे हाथ से पैसे देने हैं।
ताकि सूद वाला काम जो शुरू हो चुका है, मार्कअप वाला हो चुका है, मार्कअप तो हमारे लिए ज़ाया हो रहा है ना कि हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं है प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए या डेवलपमेंट के काम करने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, लिहाजा हम बैंकों से पैसा ले रहे हैं और उनको वापस करने के लिए बैंकों से हम इधर तेल बिजली गैस की कीमतें बढ़ा के आपकी जेब से निकाल रहे हैं। तो ये सीधा उनकी जेब में हाथ क्यों नहीं डाला जा सकता ताकि पेट्रोल गैस की कीमतें बढ़ाने की बजाय आम आदमी इफेक्ट होता है इससे। आप उन पे फोकस करें जहां से पैसा जनरेट हो रहा है। मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है क्लास साहब। ये कौम नहीं रीस्ट्रक्चर हो सकती, ये इसके ऊपर बात करेंगे। ना हुक्मरान उन्हें होना, अगर ये भी नहीं हो सकती और बजट भी इस तरह का आता रहेगा तो फिर इसके बाद कैसे चलेगा मामला? अल्लाह के नाम पे देते जा बाबा, वो IMF दे, अमेरिका दे, चाइना दे, सऊदी दे, जो भी दे कुछ वो दे रहे हैं और क्या ऑप्शन होगा। अच्छा, ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। ये इस बजट से पहले जो पीपल्स पार्टी के मामला चलते रहे, स्पेशली बिलावल के साथ मुलाकातें नहीं होंगे शामिल, फिर होंगे शामिल, ये क्या हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल इस मूड में है कि हमें इस दफ़ा इनको ज्वाइन करना चाहिए। वो अब अपनी अगली टर्म देख रहे हैं कि हमें उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपने हमें क्रेडेंशियल ख़राब नहीं करने चाहिए। अगली दफ़ा हमें अपोजिशन के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें कोई इनके अलाइज के तौर पर इनका इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इनका जो बिटर एक्सपीरियंस पिछले दिन हुआ है कि जो ही ये PTM हुकूमत से निकले एक दूसरे पे गोलाबारी शुरू कर दी इन्होंने। वो तनकीद होने लगी, बिलावल भी कह रहे हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं, एक दूसरे पे हमले किए ये ज़ाहिर करने के लिए जी हम तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है, तो TV शोज़ में या उस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा ये तो ड्रामा कर रहे हैं आप लोग, अभी तो आप हुकूमत में इकट्ठे बैठे थे, यकदम आप लोगों को याद आ गया कि आप दुश्मन मुखालिफ हैं। सो वो ट्रिक उनका नहीं चला। अब उन्होंने ये सोचा एक तो फील्ड खाली नहीं छोड़नी इमरान खान साहब के लिए कि वो कहें जी मैं ये अकेला ही मैं अपोजिशन में बैठा हूँ, लोगों को लगे वो अकेला अपोज कर रहे हैं। दूसरा इनको ये है कि अगली दफ़ा जब हम जाएँ इलेक्शन में तो हम कह सकते हैं जी हम तो हुकूमत में नहीं बैठे थे, हमारा तो कोई वज़ीर नहीं था, वहाँ पर लोगों को चक्कर दिया जा सकता है। एक सपोर्ट देना, साइलेंट सपोर्ट देना हाउस में कि जी मेजॉरिटी कायम रहे, हुकूमत ना टूटे, पार्लियामेंट चलती रहे, वो और चीज़ है। उनके साथ बैठ के उस पावर शेयर करना, उनका फैसला या डिसीजन मेकिंग में शामिल होना, उसका अच्छा बुरा इम्पैक्ट लेना, वो और चीज़ है। सो मेरा ख्याल दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट अगेन स्मार्ट। और इसमें जरदारी साहब और ये बिलावल साहब जो हैं वो डिटरमिन है, जैसे अभी मांडवी वाला साहब ने भी कहा। लेकिन इनकी पार्टी के अंदर से मुझे पता चला है कि कुछ लोग बेकरार हैं, ज़रा थोड़े से तंग हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। कौन अपनी जेब से किचन चलाए, गाड़ियाँ चलाए, पेट्रोल भगते, आने जाने की टिकटें और साथ में मुलाजमे की फ़ौज। एक आपको मिल जाता है ना यहाँ पे ये मिनिस्टर एनक्लेव में बड़ा सारा बंगला मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, आपको कुक मिल जाते हैं, कोई 2-4 गार्ड्स मिल जाते हैं, स्कॉट मिल जाता है, फिर आपको आपके पार्क्स प्रिविलेजेस बदल जाते हैं, मुलाजिम बदल जाते हैं, ज़रा तो लश पश नहीं हो रही। अब आप वहाँ से उठ के मतलब 6 महीने पहले आप रह रहे थे वहाँ पे उनमें मिनिस्टर एनक्लेव में, इतने बड़े घरों में, अचानक वहाँ से उठ के आपको फ्लैट में आना पड़ गया, पार्लियामेंट लॉजेस में, आसमान से ज़मीन पे आ जाते हैं, मुश्किल लगता है। सो मिनिस्टर्स उनके तंग हैं, जो फार्मर थे वो चाहते हैं, लेकिन बिलावल और मेरा ये ख्याल फिलहाल और सिंध के हवाले से कुछ खबरें फिर बाद में बात करेंगे, सिंध में प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं। जी क्लास से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इसको फॉलो अप करेंगे यकीनन। हमारे साथ प्रोग्राम देखते रहिएगा और प्रोग्राम देखने के लिए इस वक्त शुक्रिया। वक्त खत्म हो रहा है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।